हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफाइंग सीरीज़। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्रिपरेशन के उस मोड़ पे जहां पर सी सेट में पूछे जाने वाला हर छोटे से छोटा चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आज जो मैं लेके आया हूँ वो तो और भी ख़ास है। तो उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो 15 मिनट में यूज़ करने वाला हूँ आपका, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में मैं पढ़ाने वाला हूँ पजल्स के वो पार्ट जो सी सैट में लॉजिकल रीजनिंग के किसी टॉपिक से कनेक्टेड नहीं होते। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लड रिलेशन है, मैं ये नहीं कह सकता कोडिंग डिकोडिंग है, मैं ये नहीं कह सकता सिटिंग अरेंजमेंट है, सो ऑन। ये आप अगर देखोगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे तो एनालिटिकल रीजनिंग करके टॉपिक मेंशन होता है या पजलस फॉर्म में, जो कि बच्चे अटकते हैं। कुछ रिडल्स का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद पजल वो मिक्स कर दिया जाता है, और जहाँ पर आपने अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं की आप यूँ घूम जाओगे, आपको समझ में नहीं आता क्या है। आज हम उस सेगमेंट को क्लियर करेंगे PYQ के थ्रू, और साथ में कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको बताने वाला हूँ मैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा VVI बोलो ऐसी क्लास है ये जो आपके क्वालिफिकेशन को 100% श्योरिटी की तरफ लेके चलेगा, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और, अगर कंटेंट सही लग रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जस्ट फॉर द मोटिवेशन। मैं आपको ये भी शेयर कर चुका हूँ कि जैसे ही हमारा सी सेट का ये पार्ट ख़त्म होगा, नेक्स्ट डे से ही, अगले दिन से ही जनरल स्टडी का एनालिसिस PYQ के थ्रू डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे मैं शुरू कर दूँगा। और उसमें पिछले 10 इयर्स का पेपर मैंने शामिल कर लिया है, रिसेंट पास्ट में जो चेंजेस, जो पैटर्न है उसको भी शामिल कर लिया है। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, सो कनेक्टेड रहिए। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओनली 6 रोड ABCPQ आर कनेक्टेड टू मिलिट्री कैंप। ओके, कहाँ से? कंट्री से। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी कंट्री है और यहाँ से अपने को मिलिट्री कैंप तक जाना है, और इससे जाने के लिए हमारे पास ये 6 रूट है, और 6 रूट का नाम है क्या? ABCPQ एंड R। डन। अच्छा, इस 6 में से किसी भी रूट से जा सकते हैं क्या? ऐसी कंडीशंस गिवन है, पर रीड कर लेते हैं कंडीशंस, तब अपन सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा है? ओनली 1 आउट ऑफ APR ओपन एट इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, A, P और R में से कोई एक ही ओपन होगा। बहुत शानदार सिचुएशन, एक दे दिया। ध्यान रखना, A ओपन तो PR बंद, R ओपन तो PA बंद, P ओपन तो AR बंद, ऐसा करना पड़ेगा आपको। ओके, और ये एनी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, ये ध्यान से देखिएगा। इफ B इज क्लोज्ड सो इज Q क्लोज्ड। अच्छा, क्या बोला है? देख भाई, अगर B क्लोज्ड है, डन, तो कौन सा क्लोज्ड है? C क्लोज्ड। अच्छा, एक बात बताओ, अगर B ओपन हुआ तो? C के बारे में लिखा है क्या? इफ B इज क्लोज्ड सो इज Q। वेट, सो इज Q क्लोज्ड। अच्छा, अगर B ओपन हुआ तो? तब हमें नहीं पता भाई, Q क्लोज्ड भी हो सकता है और Q ओपन भी हो सकता है। हमें तो सिर्फ B के सिचुएशन की बात कही गई। कोई बात नहीं, B क्लोज तो Q क्लोज कर देंगे, B ओपन तो Q का नहीं पता। ओके, अब क्या लिखा? ओनली 1 ऑफ A B इज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म। 100% श्योर सिचुएशन दी है, और ये बोला है कि स्टॉर्म के सिचुएशन में A और B में से कोई एक खुलेगा, और ओनली है तो 100% श्योरिटी, राइट। P इज क्लोज ड्यूरिंग फ्लड। अच्छा, P के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई ये फ्लड की कंडीशन में क्या रहेगा? क्लोज, बट नॉर्मल कंडीशन में ओपन। अच्छा, हो सकता है स्टॉर्म की कंडीशन में ओपन, हो सकता है, 100% श्योरिटी नहीं, बस फ्लड की इंफॉर्मेशन दी। इन द कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब हमें इन चारों को चेक करना है, बट उस चेक करने से पहले आप एक बार ध्यान से देखो। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, इसमें 2 कंडीशन है, 3, 4 एंड 5। ये 5 कंडीशन है, इस 5 कंडीशन का यूज करना है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारी इंफॉर्मेशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू। यही है सी सेट के पजल की खूबसूरती, बहुत डिफरेंट बस शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंकिंग वाले में टफ तो होता है, बट लगातार अरेंज कर लेते हैं, क्या वैसा कर पाओगे? नो। सो लेट्स गो। क्या लिखा है? अंडर नॉर्मल कंडीशन ओनली 3, केवल 3 ओपन रहता है नॉर्मल कंडीशन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो APR में से कोई एक तो 100% हो जाएगा। इस तीनों में से कोई एक, तो हमने एक ले लिया 100%, नॉर्मल कंडीशन की बात कर दी। और APR, अब हमारे पास बचा कौन सा? हमारे पास बचा APR ले लिया, तो हमारे पास बचा बेटे B, हमारे पास बचा C, और C के बाद कौन सा बचा? B, C, Q, हमारे पास Q। इस तीनों में से चेक करना है।
अच्छा, एक कंडीशन आप देखो तो सी के बारे में कोई जस्टिफाइड इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। ओपन है, क्लोज है, फ्लड में, नॉर्मल में, मतलब अपन 100% श्योर नहीं है। तो इस एक के साथ सी को प्लस माइनस रखेंगे, जस्टिफाइड नहीं है। तो दूसरा हो तो सकता है बट श्योर नहीं है। करेक्ट है। अच्छा, तीसरा अब देखते हैं, हमने सी कर दिया क्लियर। अब अपन देख लेते हैं बी का। बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी क्लोज्ड होगा, ओनली ए एंड बी। अच्छा, अगर बी क्लोज्ड होगा लेकिन किस सिचुएशन में? इफ़ बी इज़ क्लोज्ड सो इज़ क्यू। सिचुएशन नहीं दिया गया है। किसी भी कंडीशन में अगर बी क्लोज है तो क्यू क्लोज है, लेकिन बी ओपन है तो हमें उसका नहीं पता। तो हमारे पास ये सिचुएशन है कि नॉर्मल में हम बी को भी ओपन कर सकते हैं, और बी को ओपन कर सकते हैं तो हम क्यू को भी ओपन कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 1 तो जस्टिफाइड है। बी, क्यू और सी के बारे में 100% श्योरिटी नहीं है, बट 100% नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो हम ओनली 3 को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, ड्यूरिंग स्टॉर्म एटलीस्ट 1 रोड इज ओपन। अच्छा, सबसे पहले स्टॉर्म की कंडीशन देखते हैं। स्टॉर्म की कंडीशन है क्या? ओनली 1 ऑफ ए एंड बी इज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म। यस, 100% श्योर। और क्यों? क्योंकि हमसे बोला है कि स्टॉर्म के कंडीशन में ओनली 1, ए और बी में से कोई एक। बट जैसे ही ओनली 1 लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन पॉजिटिव भी दे दिया कि देखो इस दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कोई एक होगा ज़रूर, और यहाँ पर लिखा है एट लीस्ट, उसी को जस्टिफाई कर रहा है। सो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ 100% करेक्ट। इज इट क्लियर? आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि सी सेट के पजल्स, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स में छोटे ज़रूर होते हैं, बट होते बहुत शानदार लेवल के। कोई इशू नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, देखिए क्या बोला गया। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 5 फ्लैट्स, वन अबव द अदर लिव 5 प्रोफेशनल। ठीक है भाई, 5 प्रोफेशनल एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं। ऑलराइट, द प्रोफेसर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज फ्रेंड IAS ऑफिसर फ्रेंड। अच्छा, ये जो प्रोफेसर है इसको अप जाना पड़ेगा, किससे मिले? IAS से। मतलब IAS ऊपर रह रहा है और प्रोफेसर नीचे रह रहा है। और कितने फ्लैट्स है? 5। तो मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर है? इसमें ये दोनों की पोजीशन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कैसे भी पोजीशन आ सकती है, अभी क्लियर नहीं। ओके, द डॉक्टर इज इक्वली टू ऑल एंड हैज़ टू गो अप एज फ्रिक्वेंटली एज गो डाउन। अच्छा, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। क्या बोला है? द डॉक्टर इज इक्वली टू ऑल एंड हैज़ टू गो अप एज फ्रिक्वेंटली एज गो डाउन। मतलब उसको जितना अप जाना है उतना डाउन। इसका मतलब अपन 100% श्योर हो गए कि डॉक्टर की कंडीशन, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्या बोला? द इंजीनियर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज फ्रेंड MLA। देखो, इंजीनियर को अप जाना पड़ रहा है, किससे मिलने? MLA से मिलने। इज इट क्लियर? यस, MLA फ्रेंड। MLA above whose flat lives the professor's friend। अच्छा, अब समझो एक बात, यहाँ पर जो whose है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये MLA के लिए लिखा गया है। तो एक बार दोबारा रीड करते हैं। लिखा है कि द इंजीनियर हैज़ टू गो अप टू मीट हिज MLA फ्रेंड। उसका एक दोस्त है जो MLA है, जिससे मिलने के लिए इंजीनियर को ऊपर जाना पड़ता है। अबव हुज फ्लैट लिव्स द प्रोफेसर्स फ्रेंड, और प्रोफेसर का फ्रेंड कौन है? IAS। मतलब MLA के ऊपर भी IAS की पोजीशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों कंडीशंस हमें इसमें पुट करने की। इन सारे चीज़ों में एक चीज़ क्लियर हो गया कि IAS 1, 2, 3 एंड 4 से ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 100% IAS जस्टिफाइड हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर वो 100% जस्टिफाइड है तो प्रोफेसर, अभी अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि MLA और इंजीनियर की पोजीशन पुट करनी है। आगे देख लेते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर द टॉप फ्लोर, इन व्हाट ऑर्डर द 5 प्रोफेशनल्स। ओके, अच्छा, इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो क्या हम इस पोजीशन को MLA को दे सकते हैं? यस। अगर MLA को दिया तो ये पोजीशन किसको दे सकते हैं? इंजीनियर को। और अगर दे दिया तो ये पोजीशन किसको दे सकते हैं? प्रोफेसर को। इज इट क्लियर? यस। तो चलिए, अब अगर अरेंजमेंट की बात कर लें और अरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर का अपन देखें तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है फ्रॉम the ground floor to the top floor, in what order do the 5 professionals live? समझ रहे हैं? मतलब डाउन से अपवर्ड जाना है। ले लीजिए,
डाउन से अपवर्ड जाना है, इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का मतलब है सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे पे हमने फिलहाल किसको पुट कर रखा, प्रोफेसर, देन किसको, इंजीनियर, देन किसको, डॉक्टर, एमएलए एंड आईएएस फ्रेंड। तो क्या ये ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन में प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर और एमएलए, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये सिचुएशन मैच नहीं कर रही है। तो ये वाला कंडीशन है ऑप्शन नंबर डी, ये 100% श्योर हो जाएगा, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, एमएलए एंड आईएएस ऑफिसर, एंड दैट इज़ द करेक्ट वे। क्लियर हुआ? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको एक लॉजिकली जस्टिफाइड वे में सॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा देखो, जब मैं ये फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था तो मुझे क्या दिक्कत आई थी, मुझे एंड ऑफ द डे ये समझने में दिक्कत आ रही थी कि बेटा ये इंजीनियर और अगर प्रोफेसर की बात करें तो क्या इन दोनों की 100% कंडीशंस गिवन है, क्या 100% अपन सेटल्ड कर सकते हैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कंडीशंस जितने गिवन है, जितने सिचुएशंस आपके पास गिवन है, उस बेसिस पे कोई अगर नीचे सबसे इंजीनियर को रखा जाए तो इंजीनियर, प्रोफेसर ठीक है, डॉक्टर ठीक है, ये वाला सिचुएशन 100% मैच नहीं कर रहा है। तो बेटे केसेस आपके दो क्रिएट हो सकते हैं इन दिस सिचुएशन, बट on the basis of given options you have only one option which is option D, जो कि करेक्ट है। समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ट्रिकी ये होगा कि आपको अटका दिया जाएगा। है पजल सी, बैंकिंग में ही पूछा जाता है, टफेस्ट लेवल पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन सी सेट वाले में थोड़ा उलझते हैं। क्यों? क्योंकि या तो बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं मेंटली, उसे बैंकिंग वाले को पता होता है कि भाई रीजनिंग इतना टफ पढ़ना है तो वो लगातार लगा होता है, इधर या तो बच्चे लगे नहीं होते हैं, या फिर वो अगर लगे भी हो तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं रहती है, जिस वजह से दिक्कतें होती है। खैर अपन आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोज पैराग्राफ एंड आंसर द आइटम्स। क्या लिखा है? गेस्ट लेक्चर्स ऑन 5 सब्जेक्ट्स। हाँ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैट्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स हैव टू बी अरेंज इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस लगने वाली, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये सेटल कर दिया और उसको अरेंज कर लेंगे उस बेसिस पे। ऑलराइट, अब क्या लिखा है? ओनली 1 लेक्चर कैन बी, ये तो पता ही है। इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे। हमसे बोला गया कि देखो इस वाले पर इकोनॉमिक्स शेड्यूल नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड में नेगेटिव रख दे रहा हूँ, राइट में पॉजिटिव सिचुएशन रख दूंगा, क्लियर कर लेंगे। ऑलराइट, गेस्ट फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एज अवेलेबल ओनली ऑन ट्यूसडे। इकोनॉमिक्स का जहाँ मना किया, हिस्ट्री की इन्होंने श्योरिटी दे दी कि भाई एकमात्र दिन है, ट्यूसडे ही है, आप कर लो ट्यूसडे। ओके, वहाँ पर ट्यूसडे नेगेटिव ऊपर वाले में, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, मैथमेटिक्स लेक्चर हैज़ टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो हमें ये तो पता हो गया कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं है, बट हमें इकोनॉमिक्स जहाँ भी रखना है उसके जस्ट बाद मैथ्स। अब एक चीज़ खुद ध्यान से देखो, इकोनॉमिक्स यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसके इमीडिएटली आफ्टर मैथ्स पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ये बताओ इतना हिस्ट्री, और मैं एक दूसरा एजम्पशन आपको बता देता हूँ, बैंकिंग में जैसी रीजनिंग की कंडीशन को बनाते हैं ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। अच्छा, ई को हम यहाँ रख दें तो मैथ्स में यहाँ रख सकता हूँ, यस, बट ई को मैं यहाँ रख दूँ तो मैथ्स में यहाँ भी तो रख सकता हूँ। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? यस, क्लियर है? 100% बिल्कुल रख सकते हैं, 100% श्योरिटी। सो ऑलराइट, अब आगे क्या लिखा है? इंग्लिश लेक्चर हैज़ टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, और इंग्लिश जो है वो इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले है। अब इकोनॉमिक्स यहाँ रखा तो नहीं है पॉसिबल, तो ये किसके लिए हो जाएगा? इंग्लिश के लिए। और एक लेक्चर कौन सा है और भाई? स्टैट्स। स्टैट का ये आ जाएगा, बहुत सिंपल सा था, जस्टिफाई कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द लेक्चर शेड्यूल्ड ऑन मंडे? मंडे इज एट स्टैट्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन, दिस वन इज ईजियर। और अगर ये बात करें तो ये सॉल्यूशन ही टोटली डिपेंडेंट है, ये ओनली, ऑल, जहाँ पर जो ओनली की कंडीशन है उसमें, और हमने फाइनल आंसर किस पे जस्टिफाई किया था? एटलीस्ट वाले पे, क्योंकि क्या लिखा था? ड्यूरिंग स्टॉर्म एटलीस्ट 1 रोड इज ओपन, कम से कम एक तो है ही, और वही तो जस्टिफाइड यहाँ पर कर दिया था।
कहाँ कर दिया था जस्टिफाइड, कहीं तो लिखा था, कैन बी इज क्लोज सो ओनली वन ए एंड बी इज, हाँ ये लिखा था ना, ड्यूरिंग स्टॉर्म ओनली वन ऑफ ए एंड बी इज ओपन, तो एटलीस्ट एक तो ओपन ही है, 100% क्लियर हो गया था, राइट। चलो क्या लिखा है, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट। क्या लिखा है, अ टेनिस कोच, read the following passage and answer the 3 items that follows, alright। क्या लिखा है, a tennis coach is trying to put together a team of 4 players for the forthcoming tournament। अच्छा, 4 प्लेयर को एक जगह सेटल डाउन करना है, किसके लिए, फोर्थकमिंग टूर्नामेंट के लिए। क्या करने वाला देख लेते हैं। फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल। अच्छा, कितने प्लेयर्स अवेलेबल है, 7। नेम मेंशन है क्या, नहीं मेंशन, निकालेंगे अपन। तो आउट ऑफ 7 4 प्लेयर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उनको, करेक्ट है। एक बार दोबारा रीड कर लीजिए। फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल, 7 अवेलेबल है, जिसमें कितने प्लेयर्स को रखना, 4 को। मेल्स ए बी एंड सी। अच्छा, इसमें ए बी और सी क्या है, मेल। इसका मतलब WXYZ फीमेल है, और इन 7 में से हमें 4 को चूज करना है। कॉम्बिनेशन क्या, लेट्स सी। कॉम्बिनेशन में क्या मेंशन किया है, लिखा क्या गया है, वो देख लेते हैं एक बार। ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी एंड एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। अच्छा, आउट ऑफ दिस ए बी सी कोई ना कोई 2 तो होने ही चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए बी, ए सी, बी सी, कोई भी आ सकता है, ऑलराइट। विल बी देयर फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर। अच्छा, सारे। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है, बट बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू। इसका मतलब बी आएगा तो डब्ल्यू नहीं आएगा, बी और डब्ल्यू पॉसिबल नहीं है। सी कैन नॉट प्ले विद जेड, सी अगर आएगा तो Z नहीं आएगी, एंड W कैन नॉट प्ले विद Y, और W और Y की आपस की लड़ाई हो गई है दोनों लड़कियों की, ये एक साथ प्ले नहीं कर सकती। ये होता है, कोई बात नहीं, जनरल कंडीशन है, तो हमें इसको सॉल्व आउट करना है। अब दोबारा इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। फर्स्ट कंडीशन, इफ Y इज सिलेक्टेड एंड B इज रिजेक्टेड। क्या बोला है कि Y इज सिलेक्टेड, 100% हमने किसको चूज कर लिया, Y को, करेक्ट है। अच्छा, y अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, इफ y इज सिलेक्टेड एंड b इज रिजेक्टेड। अच्छा, एक बात बताओ, इस ए बी सी में से 2 को तो लेना ही लेना है, ऐसा तो मेंशन कर रखा है। कहाँ मेंशन कर रखा है, एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से b रिजेक्टेड है, तो a और c, तो y के साथ ए और सी आ जाएगा, और वाई के साथ नेगेटिव भी नहीं है, तो 4 में से तो 3 हमें मिल गया। बस हमें इसमें बी और डब्ल्यू को एलिमिनेट कर देना है, तो अब बचा एक्स और जेड। एक्स और जेड में से किसको लाना पड़ेगा, तो मुझे ये बताओ, अगर हमने सी लिया तो जेड नहीं आ सकता है, तो बचा कौन सा, एक्स, एलिमिनेट कर दिया, वाई ए सी एक्स, ए सी एक्स वाई। सो दिस इज द ग्रुप जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल तो नहीं है, बट आसान था, डायरेक्टली अपन कर सकते थे, राइट। कुछ भी ऐसा नहीं था जो अपन नहीं कर सकते थे, 100% श्योरिटी के साथ। समझ आया, क्लियर आया। अब बस आज के लेक्चर्स को यहीं, क्योंकि मैंने बोला 15 मिनट और मैं 22 मिनट्स का लेक्चर कर चुका हूँ, इसको शॉर्ट तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पे कट डाउन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सुनो, अब मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि सी सेट का ये वाला जो सेगमेंट है, लिटरली बच्चे को फंसाती है, बहुत सारे जगहों पर परेशान हो जाता है, क्योंकि इमीडिएट ऐसे कंसिक्वेंसेज, ऐसे सिचुएशन दे देते हैं जो नॉर्मल पजल्स में नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहें, साथ में पढ़ते रहें, एक एक्सप्लेनेशन देखें जो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद अपन दोबारा सॉल्यूशन करेंगे। सो बी हैप्पी, बी इन गुड शेप ऑफ हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।